प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 के बारे में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन सेट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32 तक। बच्चों, इसमें 6 अंक वाले 6 प्रश्न हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 1 6 अंक वाले प्रश्न हैं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष तथा तनाव से जूझते रहे, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, यह प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे, 15 रिपब्लिक थे, वे संघर्ष को देखे हैं, तनाव को झेले हैं और इनको उदाहरण के साथ लिखें कि किस राज्य में संघर्ष था, किस राज्य में जातीय संघर्ष था, या किस राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और किस राज्य में स्वायत्तता की मांग की गई, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं और पेपर में इसका उत्तर कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो बच्चों, पेपर में इसके बारे में लिखेंगे कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में राजनीतिक उथल पुथल, तनाव और संघर्ष के साथ साथ मानवाधिकारों का भी व्यापक उल्लंघन हुआ। इन देशों ने प्रायः गृह युद्ध तथा बगावत को झेला है। कई देशों में जातीय संघर्ष देखने को मिला और कई प्रांतों ने स्वायत्तता की मांग भी की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किस राज्य में क्या हुआ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अगला पॉइंट लिखेंगे, तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान आदि गणराज्यों में लगातार गृहयुद्ध चले। बच्चों, इसके बारे में और लिखेंगे, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया। परिणाम स्वरूप 2 देश बने, चेक रिपब्लिक तथा स्लोवाकिया नामक 2 देश बने। और सबसे अधिक गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में देखने को मिला। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हो गया। परिणाम स्वरूप इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में एक अथवा वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बच्चों, यह क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणामों की व्याख्या करें। सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम पूछे गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बार बार आता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको पेपर में कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम लिखेंगे, निम्नलिखित हैं। सबसे पहला परिणाम की बात करते हैं। फर्स्ट में है शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ कोल्ड वार। बच्चों, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, अमेरिका और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जब बिखर जाएगा तो शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है हथियारों की होड़ समाप्त, स्टॉप द रेसेस ऑफ वेपन्स। बच्चों, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए हथियार इकट्ठा करते थे। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत यूनियन बिखर गया, तो हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। पॉइंट नंबर 3 है एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। बच्चों, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच था और दुनिया 2 खेमों में, 2 ध्रुव में, पूंजीवाद और समाजवाद में बट गई थी। पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन में बट गई थी। तो जब सोवियत यूनियन यानी कि पूर्वी गठबंधन, समाजवादी व्यवस्था वाला गठबंधन बिखर जाता है, तो पूरे दुनिया में अमेरिका अकेला महाशक्ति बन जाता है। कौन बनता है महाशक्ति? अमेरिका, यूएसए, यानी इसको कहेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिकी नेतृत्व में दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। पॉइंट नंबर 4 है पूंजीवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। बच्चों, शीत युद्ध पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। अर्थव्यवस्था दोनों का पूंजीवादी था, एक का और दूसरे का समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बिखर गया तो पूंजीवाद की जीत हुई। पूरे दुनिया में पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ा है, यहाँ तक कि जो यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी रूस बना है, तो रूस में भी अब क्या है? पूंजीवाद है।
रूस में क्या है बच्चों, पूंजीवाद का बोलबाला है, तो इसको बोलते हैं पूंजीवाद का प्रभाव। पॉइंट नंबर 5 है नए देशों का उदय, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। बच्चों सोवियत यूनियन में 15 रिपब्लिक थे, 15 गणराज्य थे। जब सोवियत यूनियन बिखर जाता है तो ये 15 गणराज्य अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग देश बन जाते हैं। इन गणराज्यों में भी कई टुकड़े हो गए, जैसे यूगोस्लाविया, ठीक है, तो नए देशों का उदय होता है। पॉइंट नंबर 6 है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, रसिया बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएसएसआर। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के अन्य संस्थाओं में, संगठनों में जहाँ जहाँ सोवियत यूनियन था वहाँ वहाँ रूस का नाम आ गया। बच्चों ये था 6 अंक वाली 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। प्यारे बच्चों यह प्रश्न है आपातकाल के दौरान देश में किस प्रकार लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हुए, व्याख्या करें। बच्चों यह 1975 जून का महीना यानी 25 जून 1975 की इमरजेंसी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी वाली सरकार में। क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसकी बात करें। तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का हनन। पहला है मौलिक अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों का निलंबित होना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उस दौरान मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तरफ से भी कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई थी। आप जानते हैं कि एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें आपके मौलिक अधिकार नहीं मिलने पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उस दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ख़ास मदद नहीं की थी। पॉइंट नंबर 2 है मीडिया और जनसंचार के माध्यमों पर प्रेस सेंसरशिप, यानी कि मीडिया पर प्रेस सेंसरशिप दूसरा पॉइंट है। तो बच्चों आपातकाल के दौरान सरकार के अनुमोदन के बगैर खबरें नहीं छप सकती थीं। क्या मतलब, जब इमरजेंसी लगी थी तो कोई भी खबर छपने से पहले सरकार द्वारा पारित हुआ करती थी, पास हुआ करती थी। मतलब यह है कि सरकार के विरोध में कोई भी खबरें नहीं छप सकती। खबरें, न्यूज़ वहीं छपेंगे जो सरकार के हित में हों, सरकार की प्रशंसा में हों। इसको बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट है कि प्रेस सेंसरशिप लग गया था, तो इसमें क्या हुआ कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम 2 पत्रिकाएं थीं, इन्होंने प्रेस सेंसरशिप के सामने झुकने के बजाय खुद को बंद होने का विकल्प बेहतर समझा। ये 2 जो मैगजीन्स थे, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन्होंने खुद को बंद कर लिया, प्रेस सेंसरशिप के आगे नहीं झुके। 2 अखबार ऐसे थे, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, जिन्होंने अपने संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया और सेंसरशिप का विरोध किया। बच्चों अगला पॉइंट है विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। पॉइंट नंबर 3 है विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। आपातकाल के दौरान लगभग 676 विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी शामिल थे। अगला पॉइंट है सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध। सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, खासकर आरएसएस और जमात ए इस्लामी जैसे संगठनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, संविधान में 42वां संशोधन, एक विवादास्पद संशोधन। तो बच्चों आपातकाल के दौरान सरकार ने भारतीय संविधान में एक बहुत ही व्यापक, बृहद, बड़ा संशोधन किया, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 कहा जाता है। यह संशोधन इतना बड़ा है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान भी इसको कहा गया है। अगर पेपर में आ जाए कि लघु संविधान से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान का 42वां 42nd अमेंडमेंट 1976 इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि अपने आप में वो एक छोटा संविधान जैसा है। तो ये तो था कि सरकार ने संविधान में संशोधन किया। सबसे विवादास्पद जो संशोधन था उसमें बच्चों ये था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था।
बच्चों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, निवारक नज़रबंदी। तत्कालीन इंदिरा की सरकार ने निवारक नज़रबंदी कानून का बहुत प्रयोग किया। आपातकाल के दौरान लोगों को सिर्फ इस आशंका पर गिरफ्तार कर लिया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते थे, तो इसको बोलते हैं निवारक नज़रबंदी। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का अथवा में क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनावों में शानदार सफलता प्राप्त करने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों 1971 देश का 5वां आम चुनाव, इसमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को व्यापक सफलता मिली थी, शानदार सफलता मिली थी। उसके कारण पूछे गए हैं कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अधिक सफलता क्यों मिली। तो बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी प्रसिद्ध और आकर्षक नारा था। जनता में इस नारे से, इस स्लोगन से उत्साह और आशा का माहौल बना। पब्लिक को लगने लगा, भारतीय मतदाताओं को लगा कि इंदिरा गांधी गरीबी हटा देगी, तो मतदाताओं ने इंदिरा गांधी पर भरोसा किया और उन्हें मत दिया। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी की नीतियाँ। इंदिरा गांधी की पॉलिसी जो थी बच्चों 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, उन्हें सरकारी किया था, और प्रिवी पर्स की समाप्ति का प्रयास भी किया था। बच्चों प्रिवी पर्स समाप्ति की बात इंदिरा 1971 के चुनाव से पहले से ही कर रही थी। आप यह माने कि 1966-67 से ही इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स समाप्त करने की बातें कर रही थी, और इसको 1971 के चुनाव के बाद समाप्त किया गया है। तो चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और उसके साथ जो इसकी नीतियाँ थी कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और प्रिवी पर्स समाप्त करने के जितने प्रयास किए थे, ये प्रयास आम पब्लिक तक पहुँचे थे। आम पब्लिक को लग रहा था इंदिरा गांधी वाकई में समानता के लिए काम करेगी। बच्चों प्रिवी पर्स का मतलब होता है देशी रियासतों को, राजवाड़ों को कुछ निजी संपत्ति रखने की छूट थी, और सरकार उन्हें कुछ भत्ते दिया करती थी, तो इसको प्रिवी पर्स कहा गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति का प्रयास जनता को काफ़ी प्रभावित किया, और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिला। अगला पॉइंट है बच्चों विपक्षी दलों के बीच वैचारिक मतभेद। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझें, विपक्षी दलों के बीच वैचारिक मतभेद। बच्चों 1967 देश का चौथा आम चुनाव जब हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में हार मिली थी। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सरकारें नहीं बना पाई थी, तो वहाँ विपक्षी दलों की मिली जुली सरकारें, गठबंधन की सरकारें बनी थी। जैसे पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पंजाब में PUF पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, ये D है। तो कई राज्यों में मिलीजुली सरकारें बनी थी, और आपसी मतभेद के कारण ये सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाईं। इसके माध्यम से आम जनता में यह संदेश गया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अस्थायी और मजबूत सरकार का गठन कर सकती है। तो विपक्षी दलों में आपसी मनमुटाव के चलते भी इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में व्यापक सफलता मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स ऑफ अगेंस्ट पार्टीज। तो बच्चों इसका मतलब है 1971 के चुनाव में विपक्षी दलों ने खासकर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो नेता थे, यानी कि जो कांग्रेस ओ में थे और जो नॉन कांग्रेसन वाले नेता थे, इन लोगों ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। इनका नारा क्या था बच्चों? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। तो आम जनता को लगा कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाने की बात कर रही है और ये नेता इंदिरा को ही हटाने की बात कर रहे हैं। तो आम पब्लिक को, जनता को लगा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि इंदिरा को हटाने की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को लोगों ने पसंद किया और जो विपक्षी थे इनकी नकारात्मक राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5,
इंदिरा गांधी का आकर्षक व्यक्तित्व और भाषण कला। इंदिरा गांधी की भाषण कला अच्छी थी। वह अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने में अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह थी बातचीत करने में। तो उन्हें भाषण कला विरासत में मिला हुआ था और अपनी बात जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाया करती थी। लोग उनके भाषण कला और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ करते थे। तो इसका फ़ायदा भी इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में मिला और इंदिरा की कांग्रेस को व्यापक सफलता मिली। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों यह क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विश्व पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। बच्चों यह क्वेश्चन वैश्वीकरण के बारे में है और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण से क्वेश्चन प्रत्येक साल पेपर में आता है। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप ये जानें कि वैश्वीकरण का मतलब होता क्या है। बच्चों कोई एक विचार, कोई एक वस्तु, कोई एक उत्पादन, कोई व्यापार या किसी देश की कोई घटना या कोई विचार या कोई सिद्धांत जब किसी एक देश से निकलकर दुनिया के अनेकों देशों तक बिना रोक टोक प्रवाहित हो जाता है, फैल जाता है और वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करता है, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। बच्चों वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो यहाँ आर्थिक प्रभाव पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इसके बारे में। वैश्वीकरण का विश्व पर आर्थिक प्रभाव, तो ये सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, यानी कि पूरे विश्व पर, दुनिया पर वैश्वीकरण का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कुछ निगेटिव भी है। और ये आर्थिक प्रभाव की बात ये क्वेश्चन कर रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में और सकारात्मक की बात करेंगे। पहले सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट है देशों के बीच व्यापार में वृद्धि। बच्चों जब से उदारीकरण वैश्वीकरण का दौर आया है, दुनिया के देशों में आपसी व्यापार में वृद्धि हुई है। जब देशों के बीच व्यापार बढ़ेंगे तो उनके बीच संबंध भी अच्छे बनते हैं, ये इसका फायदा है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। जब देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी तो उनका आर्थिक विकास भी होगा, यह इसका फायदा है। अगला पॉइंट है रोजगार के नए अवसर। बच्चों आप नाम सुने होंगे MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वैश्वीकरण के दौर में मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आ गई हैं तो लोगों को रोज़गार के नए नए अवसर भी मिले हैं। और जब रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे तो आर्थिक विकास होगा और आर्थिक विकास होगा तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बच्चों अगला पॉइंट है विकासशील देशों में भी उदारीकरण एवं पूंजीवाद का विस्तार। बच्चों पूंजीवाद के आने से, उदारीकरण के आने से, वैश्वीकरण के आने से जो विकासशील देश हैं उनमें भी उदारीकरण की नीति लागू की गई है, यानी कि व्यापार उनका भी बढ़ा है। और जब व्यापार बढ़ेगा तो लाभ क्या उद्देश्य होगा, यानी पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होगी। बच्चों इस पॉइंट को आप फिर से समझ लें। भारत एक विकासशील देश है। 1991 के बाद भारत में उदारीकरण आई है तो हमारा झुकाव पूंजीवाद की तरफ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण ने उदारीकरण और पूंजीवाद का विस्तार किया है। आप इसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में या अपने प्रतिदिन के न्यूज़ अखबार में, टेलीविज़न न्यूज़ में देख सकते हैं कि सरकार का झुकाव पूंजीवाद की तरफ है। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। तो बच्चों यह ग्लोबलाइजेशन का ही एक इफेक्ट है। और अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा। इसका मतलब है बच्चों कि जब मल्टीनेशनल कंपनियां, MNCs, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं और आज के दौर में एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करने लगा है तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। कई देश दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनीज वहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला पॉइंट है बच्चों वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इम्पैक्ट या निगेटिव इफेक्ट कहें। तो बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है छोटे एवं कुटीर उद्योगों को नुकसान। बच्चों ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के आ जाने से बड़ी बड़ी कंपनियों का दौर है
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो इस दौरान जो कुटीर उद्योग हैं गाँवों के और छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट है अविकसित और विकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता में ज़्यादा वृद्धि। मतलब है कि जो देश गरीब हैं और जो देश बहुत अमीर हैं उन देशों के बीच आर्थिक दूरी बढ़ी है, खाई बढ़ी है। जैसे कि गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है और अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है। उसी तरह वैश्वीकरण ने, इस पूंजीवाद ने, उदारीकरण की नीति ने खासकर गरीब यानी अविकसित और विकसित देशों के बीच असमानता को बढ़ाया है। क्योंकि अमीर देशों का, विकसित देशों का व्यापार हमेशा फ़ायदे का होता है और गरीब देशों का व्यापार हमेशा घाटे का होता है। मतलब गरीब देश, अविकसित देश अधिक चीज़ों का आयात करते हैं और निर्यात करने की चीज़ें उनके पास कम होती है। पॉइंट नंबर अगला है स्वदेशी एवं मेक इन इंडिया की नीति को झटका। बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनीज के आ जाने से हम विदेशी उत्पाद, विदेशी फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। कई बार वे सस्ते भी होते हैं और हम उनके आकर्षण में आ जाते हैं और ख़रीदते हैं। लेकिन जो अपने देश में मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, स्वदेशी की पॉलिसी है, उसको थोड़ा इसमें झटका लगता है। अगला पॉइंट है प्रतिभा का पलायन। बच्चों, प्रतिभा का पलायन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया, MBBS कर लिया, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिए, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली और वह किसी MNC के लिए, किसी विदेशी कंपनी के लिए या विदेश में जाकर काम करने लगते हैं। और कभी कभी वे विदेश में भी जाकर हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिभा का पलायन। यानी कि उनका जो इनकम हुआ, उस इनकम का अपने देश में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने हमारे देश के संसाधनों से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और विदेशी कंपनी के लिए या विदेश के लिए सेवा दे रहे हैं और वहीं उनका जो इनकम है उसको वहीं खर्च कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिभा का पलायन। और ये आर्थिक रूप से भी हो गया कि उनके इनकम का बेनिफिट अपने देश को नहीं मिला। बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 ही है और इसका अथवा नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अथवा लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यह क्वेश्चन भी वैश्वीकरण के बारे में ही है। क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, आपको एक बात और ध्यान देना है, जब भी हम विशेषता की बात करते हैं तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों आता है, गुण और दोष दोनों आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता हैं देशों के बीच आपसी जुड़ाव। पहला पॉइंट है देशों के बीच आपसी जुड़ाव। दुनिया के देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिससे विश्व एक गांव के रूप में लगने लगता है। देशों के बीच संबंधों में सुधार भी आता है। बच्चों, वैश्वीकरण के कारण दुनिया के देशों के बीच व्यापार बढ़ते हैं। व्यापार बढ़ने से आपसी जुड़ाव भी होता है और उनके अच्छे संबंध भी होने लगते हैं, संबंधों में सुधार आने लगता है। पॉइंट नंबर 2 है व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के दौर में देशों के व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि होती है तो उनका आर्थिक विकास होता है। और किसी देश का आर्थिक विकास होगा तो वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा बनता है। अगला पॉइंट है बच्चों रोजगार के नए अवसर। तो वैश्वीकरण के आने से मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ जाती हैं और रोज़गार के नए नए अवसर मिलते हैं। लेकिन घरेलू उद्योगों, कुटीर उद्योगों को, स्वदेशी को, मेक इन इंडिया पॉलिसी को या आत्मनिर्भरता वाली पॉलिसी को थोड़ा झटका होता है। खासकर छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। छोटे व्यापारियों को भी हानि उठानी पड़ती है। अगला पॉइंट है बच्चों सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिससे सांस्कृतिक निकटता बढ़ने लगती है। मतलब दुनिया के देशों में एक जैसी संस्कृति दिखने लगती है। खान पान, पहनावा, हमारी भाषा एक जैसी होने लगती है वैश्वीकरण के कारण। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक एकरूपता या सांस्कृतिक समरूपता। लेकिन इससे हानि भी है कि हम अपने देश की संस्कृति को भूलने लगते हैं, अपनी मूल संस्कृति का ह्रास होने लगता है। अगला पॉइंट है बच्चों उदार पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा। इसमें आप लिख सकते हैं उदार पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा का मतलब है एक देश के द्वार दुनिया के अन्य देशों के लिए खुल जाते हैं। व्यापार के लिए एक देश से दुनिया के कई देशों को व्यापार होने लगता है और जब व्यापार होने लगेगा
तो उद्देश्य आर्थिक लाभ हो जाता है। जब लाभ की प्रवृत्ति आने लगती है, पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होने लगती है, तो जन कल्याणकारी व्यवस्था में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल फॉर सोवियत संघ जन कल्याणकारी था, और जब वो रूस बन गया, वहाँ पूंजीवाद का बढ़ावा होने लगा, तो अब रूस सोवियत संघ की तरह कल्याणकारी राज्य की भूमिका में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं उदार पूंजीवादी व्यवस्था में बढ़ावा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जन कल्याणकारी व्यवस्था में कमी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जन कल्याणकारी व्यवस्था में कमी, यह पॉइंट भी एक पॉइंट बन सकता है। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है, पॉइंट है इसमें, राज्यों की संप्रभुता शक्ति में कमी। राज्यों की संप्रभुता शक्ति में कमी कैसे आ जाती है? बच्चों, संप्रभुता का मतलब है किसी राज्य यानी किसी देश को अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि निर्णय लेने में आंतरिक और बाहरी रूप से कोई दबाव नहीं हो। तो वैश्वीकरण के दौर में राज्यों को नीति निर्माण करते समय अपने व्यापारिक संबंधों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि हमारे इस फैसले का, इस निर्णय का हमारे व्यापारिक देशों पर क्या असर पड़ेगा, क्या व्यापार में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि स्वतंत्र निर्णय लेना प्रभावित हो जाता है, यानी कि संप्रभुता शक्ति में कमी आ जाती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। वैश्वीकरण के दौर में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती है। जब दुनिया एक गांव का रूप लेता जा रहा है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हों या किसी विदेशी भाषा वाली कंपनी में काम कर रहे हों, तो आपको तो सबसे पहला कि आपको कंप्यूटर साइंस IT की जानकारी होनी चाहिए, और अन्य इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप किसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी रखते हैं तो आपको सफलता अधिक मिलती है। तो तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों, स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता को खतरा। हम इसकी बात कर चुके हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आ जाने से छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को, आत्मनिर्भरता को, मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी को थोड़ा झटका लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अविकसित और विकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता, यानी कि अमीर देश और अमीर होते हैं और गरीब देश और गरीब जैसे होने लगते हैं। क्योंकि गरीब देश जो कमज़ोर देश हैं उनका व्यापार संतुलन हमेशा घाटे का होता है, और अमीर देश वे अधिक निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं, इसलिए उनको लाभ ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है। अगला पॉइंट नंबर 10 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जिम्मेदारियों में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियों में वृद्धि होने लगती है। WTO विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार के नियम तय करता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देशों को राशि कर्ज के रूप में मुहैया कराता है। तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वैश्वीकरण के दौर में। प्यारे बच्चों, ये आज का 6 अंक वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, और अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक पर या किसी न्यू क्वेश्चन सेट की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।